Okay, student, in the question number 11, consider a gold nucleus to be a sphere of radius 6.9 Fermi in which proton and neutrons are distributed. Find the force of repulsion between the two protons situated at largest separation. तो क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करें तो हमें एक न्यूक्लियस गिवन है, मान लो कि ये न्यूक्लियस है. अब इसमें क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है. और हमें बताना है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट द लार्जेस्ट सेपरेशन. तो ऐसे दो प्रोटॉन्स कहाँ हो सकते हैं? अगर आप दो प्रोटॉन्स लें जो कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर हैं तो उनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा. ओके, और हमें इन्हीं के बीच में फोर्स निकालना है. और हमको गिवन है द रेडियस, एंड द रेडियस इज गिवन, दैट इज 6.9 Fermi, and Fermi is 10 raised to power minus 15 meter. ओके, सो अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर प्रोटॉन्स हैं उनके बीच में 6.9 Fermi डिस्टेंस है. और फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर हमें निकालनी है, दैट विल बी के. प्रोटॉन के ऊपर चार्ज E होता है, E स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस इज 6.9 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 15 स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करते हैं. 9 इंटू 10 रेस्ट पर 9, 1.6 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.9 स्क्वायर इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 30. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 9 इंटू 2.56 अपॉन 6.9 स्क्वायर इंटू 10 रेस्ट पर 9 माइनस 38 प्लस 30. तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. So it will come out to be 9 into 2.56 divided by 6.9 square. It will be 0.4839 into 10 raised to power, this is 39.1, so it comes out to be 4.84 Newton. So the force will be that much. In the second part, what they have asked in the second part, why do these protons not fly apart under this repulsion? तो students, in nucleus apart from Coulomb force there is another force active जिसको हम nuclear force बोलते हैं. and the nuclear force is basically, nuclear force जो होती है is always attractive. ओके, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होती है, न्यूट्रॉन के बीच में भी, और ठीक है, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होती है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. जो हमारे ये जो प्रोटॉन्स की हम बात कर रहे हैं ये बाहर की तरफ नहीं निकलते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन फोर्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. Two insulating small spheres are rubbed against each other and placed 1 centimeter apart. If they attract each other with a force of 0.1 Newton, how many electrons were transferred from one sphere to the other during rubbing? Okay, so in question number 12, you have given two spheres. आपने इनको रब किया तो उससे क्या होगा, यहाँ से मान लो कि इससे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए इस स्फीयर में. फ्रॉम स्फीयर ए इलेक्ट्रॉन्स हैज़ ट्रांसफर्ड टू स्फीयर बी. तो मान लेते कि जो n इलेक्ट्रॉन्स हैं ट्रांसफ़र हुए हैं ए टू बी. सो द चार्ज ऑन ए विल बी, इट हैज़ लूजेज इलेक्ट्रॉन, तो ए पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो दैट विल बी एन ए. एंड चार्ज ऑन बी, दैट विल बी माइनस एन ए, बिकॉज इसने गेन किया है. तो रबिंग में जब भी हम लेते हैं तो न्यूट्रल बॉडी लेते हैं और उनको रब करते हैं, तो एक से इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो दोनों के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है. एक में पॉजिटिव होगा और एक दूसरे में नेगेटिव. तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होगा. नाउ वी नो दैट द फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज is 0.1. It is given
force is 0.1 Newton. So if we apply Coulomb's law, basically we have to find the number of electrons transferred from one body to the another. तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं K, और यहाँ पर आपका NE स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. डिस्टेंस इज़ 1 सेंटीमीटर, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ओके, एंड नीचे इसको 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻² स्क्वायर, एंड इट विल बी 0.1. तो यहाँ पर 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू n स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर divided by 10⁻⁴, is comes to be 0.1. ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको 9 इंटू 2.56 n स्क्वायर इंटू 10⁻⁹ प्लस 4 इक्वल्स टू 0.1. और बच्चों यहाँ से n स्क्वायर की वैल्यू आप लिख सकते हो 1/9 इंटू 2.56 इंटू, ये आपका हो गया 13, और यहाँ पर -25 और यहाँ पर आपका 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 10⁻⁻25. सो इट कम्स आउट टू बी 10⁻24/9 इंटू 2.56. तो उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं. सो n विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻24 डिवाइड बाई 9.256, और ये आपका हो जाएगा 10⁻12 अपॉन यहाँ पर इंटू 2.56 है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 1.6. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. इट विल बी 4.8 इनवर्स, सो इट कम्स आउट टू बी 2.08 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स. तो स्टूडेंट्स इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. So in question number 13 we are given a sodium chloride molecule is bound due to the electric force between the sodium and the chloride ion. When one electron of sodium is transferred to chlorine, ठीक है, तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाती है जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन में चला जाता है. टेकिंग द सेपरेशन बिटवीन द आयंस टू बी 2.75 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम and state the assumptions that you have made. Okay, सबसे पहले in question number 13 आपने क्या किया, सोडियम से, और यहाँ पे क्लोरीन मैंने लिया है, मान लो कि ऐसे करके मैंने एटम्स ले लिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को आपने ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके कारण हमको मिल गया सोडियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस. नाउ इसके ऊपर एक 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है. तो इसके ऊपर चार्ज है E और इस पर चार्ज है -E. एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 2.75 इंटू 10⁻⁸. तो इनके बीच में जो सेपरेशन है वो बना देते हैं यहाँ पर 2.75 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर. ओके, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन देम, and we have to find the attractive force, so that will be K E square by the distance between them, that is 2.75 into 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसका स्क्वायर. So it will be 9 into 10⁻9 into 1.6 into 10⁻⁻19 square divided by 2.75 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻20. ओके बच्चों, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2.56 डिवाइडेड बाई 2.75 स्क्वायर, और यहाँ पर 10⁻9 -38 प्लस 20. तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. सो इट कम्स आउट टू बी 9 इंटू 2.56 डिवाइडेड बाई 2.75 स्क्वायर, सो इट विल बी 3.8
0.05 into 10 raised to power ये 29 minus 38, that will be 9. So that is the attractive force between them. State the assumptions that you have made. तो बच्चों इस केस में जो सेपरेशन है और जो हमारे ये जो एटम्स हैं इनके बीच में जो उनको सेपरेशन गिवन है और जो इनका एटॉमिक साइज़ है तो काफ़ी कंपेरेबल है. तो ऐसे सिनेरियो में हम डायरेक्टली कूलम्स लॉ को नहीं लगा सकते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए हम कूलम्स लॉ यहाँ पर लगा सकते हैं. तो आप अजम्पशन ले सकते हो कि वी हैव कंसीडर्ड अवर आयंस एज पॉइंट चार्जेस. तो अजम्पशन हमारी क्या है? वी हैव considered ions as point charges. ओके, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स. ओके, तो हमारे पास दो प्रोटॉन्स हैं. मान लो ये आपका प्रोटॉन है और ये भी आप एक प्रोटॉन है, और इनके बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस हमने क्या लिया, r ले लिया है. तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज E होता है, तो दोनों के ऊपर चार्ज E है. E इज़ द चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, ऑन द इलेक्ट्रॉन, और वो सेम मैग्नीट्यूड आपके प्रोटॉन के ऊपर भी होता है. सबसे पहले इनके बीच में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, जिसको मैं Fg से डिनोट कर रहा हूँ, that will be capital G, that is the universal gravitational constant, and mass of proton इसका स्क्वायर हो जाएगा and r स्क्वायर. और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, जिसको मैं Fe से डिनोट कर रहा हूँ, it will be K charge on the proton divided by r square. Now if you want to find the ratio of these two forces, electric to gravitational, तो Fe upon Fg हम लगा देंगे. So it will be K E square upon G mass of proton square, और R square कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं 9 into 10 raised to power 9, and it is 1.6 into 10 raised to power minus 19 square divided by, this is 6.67 into 10 raised to power minus 11, and mass of proton is 1.67 into 10 raised to power minus 27. 1.67 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम. ठीक है बच्चों, अब ये बहुत सारी कैलकुलेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले. तो इसको हम लिख सकते हैं Fe अपॉन Fg को एज 9 into 1.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 into 1.67 square into 10 raised to power 9 minus 38 plus 11 minus 54. ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 9 into 1.6 square divided by 6.67 divided by 1.67 square. So it will be 1.24 into 10 raised to power, ये आपका हो जाएगा your 20 minus 38 minus 54. So 10 raised to power minus 72. ओके, तो अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर आया है, दैट इज दिस फैक्टर. ये बहुत छोटा फैक्टर आया है. ओके, यहाँ पर हमने एक्चुअल में माइनस ले लिया, यहाँ पे प्लस कर देते हैं. सो दिस थिंग कम्स आउट टू बी 10 raised to power 36. So what we can say, your Fe is 1.24 into 10 raised to power 36 times Fg. तो अगर आप देखें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, दैट इज लाइक इन द केस ऑफ प्रोटॉन विच आर केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट, is of the order of 10 raised to power 36. तो in most of the questions
हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर देते हैं व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग। तो यहाँ से वी कैन कंक्लूड दिस। तो योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is nearly 10 raised to 36 times the gravitational force. That is in case of protons which are kept at some distance. और फिर हम इसको ये अजम्पशन लगा सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Suppose an attractive nuclear force acts between two protons, which may be written as F equals to C times e raised to power minus kr upon r square. Write down the dimensional formula and the SI units and of C and K. And second part में क्या पूछा है कि if हमको K की अगर वैल्यू दी है 1 Fermi inverse and that the repulsive electric force between the protons is just balanced by the attractive nuclear force when the separation is 5 Fermi, find the value of C। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है जो कि न्यूक्लियर फोर्स की है। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो हमारे पास दो प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पर दो प्रोटॉन्स हैं और एक तो इनमें रिपल्सिव फोर्स होगी, आपको पता है कि लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगी। अब इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स आपको गिवन है। सपोज ये आपकी वो फोर्स F है जो गिवन है आपको, एंड इट इज़ गिवन एज C e raised to power minus kr, ठीक है, दैट थिंग डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और पहले पार्ट में वी हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C एंड K। तो यहाँ पर आपको दो कांस्टेंट से नज़र आ रहे हैं, तो इनका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला देना है। तो सबसे पहले तो जो डायमेंशन होती है ई एक्सपोनेंट, ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, इनकी जो डायमेंशन है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं, तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो इफ़ यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ C, तो ये आपकी डायमेंशनलेस है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ F डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ मल्टीप्लाई विद डायमेंशन ऑफ r स्क्वायर। और फोर्स आपको पता है क्या होता है, m रेज़्ड टू पावर 1, l रेज़्ड टू पावर 1, t रेज़्ड टू पावर -2 और यहाँ से l रेज़्ड टू पावर 2 आ जाएगा। सो द डायमेंशन ऑफ C विल बी m रेज़्ड टू पावर 1, l रेज़्ड टू पावर 3, t रेज़्ड टू पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ C। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ K। अब हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, ये चीज़ जो है इट हैज़ टू बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो आपका जो K इंटू R है, इट हैज़ टू बी अ डायमेंशनलेस। तो बेसिकली आपका m रेज़्ड टू पावर 0, l रेज़्ड टू पावर 0, t रेज़्ड टू पावर 0 कुछ इस फॉर्म में होगा ये। ओके, तो इसको लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ K इंटू डायमेंशन ऑफ R, वेयर R इज अ डिस्टेंस। ओके, सभी की पावर 0 है यहाँ पर, एंड डायमेंशन ऑफ K विल बी l रेज़्ड टू पावर -1। तो ये l हो जाएगा, तो वहाँ जाकर l इनवर्स हो जाएगा। सो m रेज़्ड टू पावर 0, l रेज़्ड टू पावर -1, t रेज़्ड टू पावर 0। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ K। ओके, और इनकी अगर SI यूनिट निकालनी है तो यहाँ पर वो भी लिख देते हैं, SI यूनिट ऑफ C, ये क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो SI यूनिट ऑफ C विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड SI यूनिट ऑफ योर K विल बी, यहाँ पे क्या है आपका L इनवर्स है तो मीटर इनवर्स। So these are the SI units of C and K. Okay, in the second part,
we have to suppose the value of k in B part. The value of k आपको given है, that is 1 Fermi inverse, and that of the repulsive electric force between the proton is just balanced by the attractive force. तो जो repulsive force है प्रोटॉन्स के बीच में, वो आपकी F फोर्स से बैलेंस हो रही है. तो ये आपका अगर प्रोटॉन है, तो सपोज ये लेफ्ट वाला प्रोटॉन है जो हमने पिछले डायग्राम में देखा था. तो दिस इज़ योर रिपल्सिव फोर्स, जिसको मैं FR बोल देता हूँ, एंड दिस इज़ योर अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, तो FR क्या होगा? बाय कूलम्स लॉ, FR इज KE² बाय योर R², एंड F तो आपको गिवन ही है, दैट इज C e⁻⁻ KR अपॉन R². ओके, और आपको K की वैल्यू गिवन, एंड व्हाट डू वी हैव फाउंड व्हेन द सेपरेशन इज 5, और आपको R भी गिवन है. यहाँ पर R इज ऑल्सो गिवन, यहाँ लिख देते हैं. R इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 फर्मी. तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. हमें FR इक्वल्स टू F करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका KE² रेज़्ड टू डिवाइडेड विद R² इज इक्वल्स टू C e⁻⁻ KR अपॉन R². और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. K is 9 into 10⁻⁹ into 1.6 into 10⁻⁻19 square. R² से R² कैंसिल, एंड यहाँ से इसको भी यहाँ ले आते हैं. e⁻⁻ K is 1 फर्मी, K आपका 1 फर्मी है, एंड योर R is 5 फर्मी. तो इनका जब प्रोडक्ट होगा दैट विल बी, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी 5. So e⁻⁻5. So that is the value of C. और C की यूनिट अभी हमने देखी थी. C की यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो C comes out to be, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. ये होगा आपका 9 इंटू 1.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय e⁻⁻5 इंटू 10⁻⁹ So 9 into 1.6 square divided by, multiplied with e⁻⁵. Okay, it comes out to be 3419.4 into 10⁻⁻29. तो यहाँ से इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं. 3.42 into 10⁻⁻26 Newton meter square. So this is the answer of question number 15. Okay, so let's see what question number 16 में क्या है. In question number 16, so we are given 3 equal charges are held fixed at the 3 corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Find the coulomb force experienced by one of the charges due to the rest 2. ठीक है, तो यहाँ पर in question number 16 we have given that we have equilateral triangle, और इक्विलैटरल ट्राइंगल की वर्टिसेस पर देयर आर 3 चार्जेस, और सभी का मैग्नीट्यूड सेम है. 2 into 10⁻⁻6 कूलम, 2 into 10⁻⁻6 कूलम, 2 into 10⁻⁻6 कूलम, and the side of the equilateral triangle is 5 centimeter. अब हमें क्या करना है? मान लो कि we have to find the force on this charge due to the other 2. तो हमें पता है कि ये लाइक चार्जेस हैं. अगर इस चार्ज की और इस चार्ज की बात करें
So due to this charge, the force on this will be in this direction. So this is say F1 है, and due to this charge the force will be in this direction. तो सबसे पहले इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं. इनके इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये 60 डिग्री होगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 विल बी K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर. अब Q अगर ये है दोनों जो अगर हम F1 निकालते हैं तो Q क्या है 2 × 10⁻⁶ एंड द डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर. सेम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F2 फोर्स. और ये किसके बराबर आ रहा है निकाल लेते हैं. 9 × 10⁻⁹ इंटू चार्ज इज 2 × 10⁻⁻⁶ इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, स्क्वायर. सो इट कम्स आउट टू बी 9 × 4 upon 25 × 10⁻⁹ -12 plus 4. Okay, so we have 36 divided by 25, so it will be 1.44 into 10⁻, it is 13 and 1, so it will be 14.4 न्यूटन. तो दोनों जो फोर्सेस हैं वो कितनी है 14.4 हैं. तो अब ध्यान से देखो हमको क्या गिवन है. सो दिस इज योर फोर्स F2 एंड दिस इज योर फोर्स F1 एंड द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज 60 डिग्री. एंड यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस. तो आपको पता है कि जब दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं, दोनों फोर्सेस का अगर मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो जो उनका रिजल्टेंट होता है इट लाइज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टू वेक्टर्स. ओके, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, से दिस इज F रिजल्टेंट. सो जो F रिजल्टेंट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 2F cos θ/2, वेयर F इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द टू फोर्सेस. जो हमारे F1 F2 है इसको मैं लिख देता हूँ कि ये F के बराबर है. सो इट विल बी 2 F है आपका 1.44 इंटू 10 एंड cos θ/2 इज cos 30. cos 30 आपका √3/2 होता है. सो इट विल बी 28.8 इंटू √3/2. सो इट कम्स आउट टू बी 14.4 into √3. So it is approximately equals to 25 Newton. So the force on any charge on the vertex due to the other charges will be 25 Newton. Okay. So this is question number 16. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है. ओके, तो बच्चों यहाँ पर जो था हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाले. बस मैं इसकी डायरेक्शन भी बता देता हूँ. इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैंने आपको बताया था कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगी it lies along the angle bisector of these two vectors. So this force makes an angle of 30 degree with the horizontal. ठीक है, so this force makes an angle 30 degree with the horizontal. So FR vector makes an angle of 30 degree with the horizontal. Okay, तो बच्चों जब भी हमें कोई वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करना होता है तो आपको उसका मैग्नीट्यूड तो निकालना ही निकालना है, साथ में उसकी डायरेक्शन बताना भी बहुत ज़रूरी है. तभी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हो. ओके, सो now we'll see the next question. Okay, question number 17.
4 equal charges 2 into 10 to minus 6 coulomb each are fixed at the 4 corners of a square of side 5 centimeter. Find the coulomb force experienced by one of the charges due to the rest 3. सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको इंस्टेड ऑफ इक्वल ट्राइंगल यू हैव अ स्क्वायर, और स्क्वायर की जो साइड है वो 5 गिवन है। तो यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। सो क्वेश्चन नंबर 17, सो वी हैव अ स्क्वायर एंड इसके जो वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं, उस पर हमने 4 आइडेंटिकल चार्जेस को रख दिया है। ओके, और सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। मैं यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ, क्यू, और यहाँ पर भी क्या है, क्यू है, और क्यू इज़ गिवन एज 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। तो ये हमको गिवन, एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 5 सेंटीमीटर। सपोज वी विल फाइंड द फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू अदर 3 चार्जेस। ठीक है, चलो मैं इनको नाम दे देता हूँ। दिस इज चार्ज 1, दिस इज चार्ज 2, दिस इज चार्ज 3। ओके, एंड द फोर्स ड्यू टू 3 ऑन दिस चार्ज विल बी F3, एंड द फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज विल बी F1, और इसके कारण उसको F2 बोल देंगे। तो अगर हम देखें ड्यू टू थर्ड चार्ज, इस पर फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज F3, एंड ड्यू टू दिस चार्ज द फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन, that is F1, और ड्यू टू सेकेंड चार्ज आपको वही पता है कि फोर्स हमारी जो होती है दैट लाइज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। तो ये जो फोर्स हो जाएगी आपकी इस डायरेक्शन में, दैट इज योर F2। ओके, एंड दिस एंगल विल बी 45 डिग्री बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर, आपको दिख रहा है। तो अगर आप देखें बाय सिमेट्री, द F1 मैग्नीट्यूड और F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं हमारे सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो सबसे पहले तो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं F1 का और F3 का, एंड इट कम्स आउट टू बी Q स्क्वायर बाय योर 5 सेंटीमीटर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻⁹ माइनस 12 प्लस 4, so it will be 36 upon 25 इंटू 1। ठीक है, ये वही चीज़ आ गई है आपकी, ये आपका 1.44 होगा, तो इट विल बी 14.4 न्यूटन। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, लास्ट क्वेश्चन में भी सेम कैलकुलेशन थी। सो नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F2, और जो F2 है दैट विल बी KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नाउ द डिस्टेंस जो होगा इन दोनों चार्जेस में वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द डायगोनल, और डायगोनल स्क्वायर का होता है √2 टाइम्स द साइड। तो यहाँ पर हो गया √2 टाइम्स द साइड, साइड इज 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज द F2 फोर्स, 9 इंटू 10⁻⁹, Q इज 2 इंटू 10⁻⁻⁶, यहाँ पर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ आपका एक डिनोमिनेटर में 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, और यहाँ पर 14.4 था, तो उसको सॉल्व करें तो आपके पास 7.2 न्यूटन आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपके पास 3 फोर्सेस गिवन है, और ये जो 2 फोर्सेस हैं वो क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, F1 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर 2 फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है दैट लाइज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। तो इस केस में
अगर ये आपका F2 है ऑन द चार्ज, जो फोर्स लग रही है, तो इसी के अलोंग आपका F1 प्लस F3 होगा, इसी डायरेक्शन के अलोंग। तो ओवरऑल बेसिकली आपका ओवरऑल जो फोर्स लगेगी दैट इज ऑल्सो अलोंग दिस डायरेक्शन, तो दिस इज योर F1 प्लस F2 प्लस F3, so the resultant will be along this direction only। तो तीनों के तीनों वेक्टर F1 प्लस F3 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम उनको एज इट इज़ ऐड कर सकते हैं। सो F1 प्लस F2 प्लस F3, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी, F1 और F3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा 2, अगर मैं इसको F बोल देता हूँ, 2F cos थीटा बाई 2, तो यहाँ पर आपका था 90/2 बिकॉज इनके बीच में 90 का एंगल है। सो इट विल बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ 90/2 प्लस F2, और F2 आपका यहाँ पर मैं इसको F2 ऐसे लिख देता हूँ, F2 का मैग्नीट्यूड। सो इट कम्स आउट टू बी 2F इज 14.4 and cos 45 is 1/√2 प्लस दिस इज 7.2। ओके, तो बेसिकली देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 14.4, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इट कम्स आउट टू बी 14.4 इंटू √2 प्लस 7.2, so the force will be 27.6 Newton। So this is the magnitude of the force on one of the charges due to the other 3 charges। अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। It will be at an angle of 45 degree, the force will be at an angle of 45 degree with the horizontal, so resultant force is at an angle of 45 degree with the horizontal। okay, तो ये हमारा 17th क्वेश्चन हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। ओके, थैंक्स।